नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 22 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका एग्जाम है वो 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और साथ साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैथन क्लास की भी लिंक दे रखी है, आप मैथन क्लास खुद देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर गेम खेलना, कंप्यूटर को सोचने की क्षमता देना, नेटवर्किंग बढ़ाना या हार्डवेयर सुधारना। पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा भविष्य की कौशल स्किल मीन्स फ्यूचर स्किल है। ऑप्शन ए टाइपिंग, ऑप्शन बी डेटा एंट्री, ऑप्शन सी मशीन लर्निंग या ऑप्शन डी लेटर लिखना। पूछा गया है भविष्य की कौशल मीन्स फ्यूचर स्किल्स है, निम्न में से कौन सी फ्यूचर स्किल्स है। तो आंसर होगा जो मशीन लर्निंग है। यह क्या है, यह एक प्रकार की फ्यूचर स्किल है। आज की जो क्वेश्चन है वो आपके साइबर सिक्योरिटी से होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे पहले उपयोग किस क्षेत्र में। वो जो ब्लॉकचेन है आखिर इसका प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्रिप्टो करेंसी या कृषि के। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो था आपका क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आईओटी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो आईओटी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है। जो डेटा एनालिटिक्स है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। वेबसाइट बनाने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए, वीडियो देखने के लिए या गेमिंग के लिए। डेटा एनालिसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा आपका जो डेटा एनालिसिस है इसका प्रयोग किया जाता है डेटा का विश्लेषण के लिए। डेटा के विश्लेषण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेटा एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है 3D प्रिंटिंग किस में प्रयोग होती है। जो 3D प्रिंटिंग है आखिर ये किस में प्रयोग होती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, भौतिक वस्तुएं बनाने में, ईमेल भेजने में या वीडियो एडिटिंग में। 3D प्रिंटिंग किस में प्रयोग होती है, तो आंसर हो जो 3D प्रिंटिंग होती है वो आपकी भौतिक वस्तुएं बनाने में होती है। जो 3D प्रिंटिंग होती है किस में प्रयोग होती है, तो भौतिक वस्तुओं को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, 3D प्रिंटिंग का प्रयोग होता है। पूछा गया है एआई का एक उदाहरण है। जो एआई का है निम्न में से कौन सा एक एआई का उदाहरण है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MS वर्ड, गूगल सर्च, चैट जीपीटी या पेंट। एआई का उदाहरण क्या है, तो आंसर हो जो एआई का उदाहरण है वर्तमान में आप इसको कहेंगे चैट जीपीटी, क्योंकि MS वर्ड क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल एक सर्च इंजन है और पेंट आप इसमें ड्राइंग बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रोबोटिक्स का संबंध किससे। जो रोबोटिक्स है आखिर इसका संबंध किससे है। कंप्यूटर नेटवर्क से, मशीन कंट्रोल से, बैंकिंग या डेटा प्रोसेसिंग से। रोबोटिक्स का संबंध किससे है, जो रोबोटिक्स का संबंध है वह मशीन कंट्रोल से है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिग डेटा क्या। जो बिग डेटा है आखिर ये क्या है। बहुत छोटा डेटा, सीमित डेटा, अत्यधिक और विविध डेटा, केवल ग्राफ डेटा। जो बिग डेटा है आखिर क्या होता है, तो बिग डेटा होता है वो आपका अत्यधिक और विविध डेटा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूचर स्किल्स इंडिया की पहल किस मंत्रालय द्वारा संचालित। जो फ्यूचर स्किल इंडिया की पहल है आखिर ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित है,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स या एवं आईटी मंत्रालय द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो पूछा गया है फ्यूचर स्किल इंडिया पहल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा यह संचालित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराध का एक उदाहरण जो साइबर अपराध है का एक उदाहरण कौन सा है? पासवर्ड बदलना, कंप्यूटर बंद करना, फिशिंग या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। साइबर अपराध का एक उदाहरण क्या है? जो फिशिंग है यह एक प्रकार का साइबर अपराध। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है। पूछा गया है मजबूत पासवर्ड कैसा होता है? जैसे आप कुछ भी चीज़ का पासवर्ड बनाते हैं, जैसे आप ईमेल आईडी का या आप इंस्टाग्राम अकाउंट का या किसी भी अकाउंट का आप पासवर्ड बनाते हैं, तो आपको पासवर्ड किस प्रकार का बनाना चाहिए? केवल नाम से बनाना चाहिए, केवल नंबर से, अक्षर नाम अंक सब विशेष से बनाना चाहिए, या केवल जन्म तिथि से? तो आंसर हो जो आपको पासवर्ड है, आपके पासवर्ड में अक्षर भी होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए और विशेष चिन्ह भी। जैसे कि आप कोई पासवर्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर भी यूज करने हैं, स्मॉल लेटर भी यूज करने हैं, 1 से 2 आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करने हैं और उसके बाद आपको नंबर भी यूज करना है, जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो सके। तो मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह इन सभी का प्रयोग करना होता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक? जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक है? हार्डवेयर, ईमेल या मैसेज के जरिए धोखाधड़ी, कंप्यूटर बंद करने वाला या नेटवर्क स्लो करने वाला। जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? जो फिशिंग होता है वह ईमेल या मैसेज के जरिए धोखाधड़ी होती है। इसमें क्या होता है? ईमेल या मैसेज के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये इस प्रकार का जो फिशिंग होता है यह ईमेल या मैसेज के जरिए धोखाधड़ी करता है, यह इस प्रकार का साइबर अटैक है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में एंटीवायरस का कार्य क्या? जो एंटीवायरस होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? विंडोज इंस्टॉल करना, वायरस से सुरक्षा, फॉर्मेट करना या टाइपिंग करना। जो एंटीवायरस होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस से सुरक्षा करना। वायरस से सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? तो वायरस से जो सुरक्षा करता है वो होता है आपका एंटीवायरस। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर सुरक्षा होती है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेबसाइट बनाना, डेटा को सुरक्षित रखना, नेटवर्क बनाना या मोबाइल चलाना। जो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना। डेटा को सुरक्षित रखना किसका कार्य होता है? साइबर सुरक्षा का कार्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रैनसमवेयर क्या होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? क्या रैनसमवेयर ऑप्शन नंबर ए सिस्टम को तेज करता है, तो आंसर होगा फॉल्स। पैसे मांगने के लिए सिस्टम को लॉक करता है, तो आंसर होगा सही। जो रैनसमवेयर होता है वो क्या करता है? पैसे मांगने के लिए आपको सिस्टम क्या कर देता है? सिस्टम को लॉक करता है। डेटा को एनक्रिप्ट करके वो आपसे फ्रॉती मांगता है। आपको ये मिल सकता है ऑप्शन में, डेटा को लॉक करके फ्रॉती मांगता है कि पैसे मांगने के लिए क्या करता है? सिस्टम को लॉक करता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है CERT का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है CERT का कार्य क्या है? जो CERT है आखिर इसका क्या कार्य होता है? जो CERT होता है इसका कार्य होता है साइबर घटनाओं की निगरानी करना। साइबर घटनाओं की निगरानी करना किसका कार्य होता है? ये होता है CERT का। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है 2 चरणीय प्रमाणीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है इससे आपकी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ जाती है। मतलब कहने का होता है जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है उसमें आपको एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आता है। यदि आप इसको चालू कर देते हैं इससे क्या होगा? किसी व्यक्ति को आपका पासवर्ड पता चल जाएगा, फिर भी आपकी आईडी को लॉगिन कर सकता है। मतलब कहने का आपका पासवर्ड मिल जाएगा और आपके पास एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी कहीं लॉगिन हो रही है। आप उसको तुरंत पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी आईडी बच सकती है। मिस कहने का मतलब है इससे आप क्या हो जाते हैं? डबल सुरक्षा हो जाती है। पासवर्ड के साथ साथ आपकी जो सेकंड सुरक्षा होती है वो भी लग जाती है। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को चालू रखना ही चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 चरणीय प्रमाणीकरण। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर सुरक्षा के 3 स्तंभ के। साइबर सुरक्षा है आखिर इसके 3 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? जो साइबर सुरक्षा है इसके 3 स्तंभ होते हैं वो होते हैं, पहला होता है गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। ये साइबर सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बायोमेट्रिक सुरक्षा किस पर आधारित होती है? जो बायोमेट्रिक सुरक्षा होती है आखिर ये किस पर आधारित होती है? पासवर्ड पर, OTP पर, शारीरिक विशेषता पर या नेटवर्क पर। तो बायोमेट्रिक सुरक्षा होती है ये किस पर आधारित होती है? जो पासवर्ड तो आपके मोबाइल में पड़ता है, आप नंबर डालेंगे या किसी का नाम डालेंगे, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे। OTP आपका ये फ़ोन नंबर पे आता है।
ईमेल आईडी पे आता है। जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं जैसे बायोमेट्रिक, आप कभी भी आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं तो क्या लगता है, आपका थंब लगता है, आपका अंगूठा लगता है, कोई फिंगर लगा सकते हैं। जो बायोमेट्रिक होती है वो किससे होती है, वो आपके बॉडी के पार्ट से होती है, मीन्स आपके अंगूठे से होती है, किसी फिंगर से होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन की मैं लिंक भी दे रखी है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले लेक्चरों की लिंक जो प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी की लिंक भी दे रखी है, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम ईमेल क्या है। स्पैम ईमेल होती हैं, आखिर ये क्या होती हैं। जो स्पैम ईमेल होती हैं वो आपकी धोखाधड़ी वाला या अवांछित ईमेल होती है। स्पैम ईमेल क्या होती हैं, अवांछित या धोखाधड़ी वाली ईमेल स्पैम ईमेल कहलाती हैं। साइबर कानून भारत में कब लागू हुआ। जो साइबर कानून है आखिर ये भारत में कब लागू हुआ। जो साइबर कानून है ये भारत में 2000 ईस्वी में लागू हुआ। आईटी एक्ट 2000, आपको ये ऑप्शन में मिलेगा आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ, तो आईटी एक्ट 2000 में ये लागू हुआ था। भारत में कानून कब लागू हुआ था साइबर कानून, तो आईटी एक्ट 2000। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। जो मैंने अभी बताया, जो भारत में साइबर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका आईटी एक्ट 2000 के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या, जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर ये क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, गेमिंग टूल है, एक प्रकार का वायरस है, ये ब्राउजर है। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार के वायरस होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह है आखिर कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, तो आंसर होगा आपका अक्टूबर में। ये कब मनाया जाता है साइबर सुरक्षा जागरूकता, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या। जो डेटा इनक्रिप्शन है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। डेटा को सजाना, डेटा को सुरक्षित करना, डेटा को हटाना या डेटा को साझा करना। डेटा इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है, तो जो डेटा इनक्रिप्शन होता है इसका उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित करना। डेटा को सुरक्षित करना किसका कार्य होता है, डेटा इनक्रिप्शन का ये उद्देश्य होता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, जैसे आप किसी नए व्यक्ति के साथ चैटिंग करते हैं तो ऊपर एक लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब क्या है, जो आपकी चैटिंग है वो सुरक्षित है, मीन्स जहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं उसको देख पा रहा है और जिसको आप भेज रहे हैं मैसेज उसको देख पा रहे हैं। जो बीच में सर्वर है उसको कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि वो डिकोड कर देता है, मीन्स उसको चेंज कर देता है कोड में, जिससे कोई व्यक्ति उसको बीच में पढ़ नहीं सकता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है की लॉगर क्या करता है। जो की लॉगर है आखिर ये क्या करता है, कुंजी दबाने की जानकारी चुराता है, सिस्टम फॉर्मेट करता है, स्क्रीन बंद करता है या टाइपिंग स्पीड बढ़ाता है। जो की लॉगर होता है आखिर ये क्या करता है, जो की लॉगर होता है ये कुंजी दबाने से जानकारी चुराता है। मीन्स जैसे आपके पास कोई की लॉगर आया, आपने जैसे जोन सी कुंजी वो कह रहा है, आपने यदि वही कुंजी प्रेस कर दी तो आप क्या हुआ, वहाँ से आपका डेटा चोरी हो सकता है। ये क्या होता है, ये डेटा जो उसने कुंजी कही है यदि आप वही की दबा देते हैं तो आपका डेटा वहां से चोरी हो सकता है। ये होता है कीलॉगर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बॉटनेट किससे संबंधित है। जो बॉटनेट है आखिर ये किससे संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ये साइबर सुरक्षा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्ट का क्वेश्चन तो हर बार हर शिफ्ट में या हर दिन कह सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम 3 से 4 दिन होते हैं, जैसे आपके एग्जाम 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच होने वाले हैं, लगभग 5 दिन एग्जाम होंगे। उसमें आपको लगभग 2 से 3 दिन ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे अटैक वाला बताया मैंने आईटी एक्ट 2000। तो ये क्वेश्चन आप हर में कह सकते हैं हर महीने के पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि बॉटनेट किससे संबंधित है। तो बॉटनेट क्या एक वैध नेटवर्क है, कंप्यूटर को हानिकारक नेटवर्क है, वायरलेस सिस्टम है या ब्लूटूथ सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए बॉटनेट क्या होता है। तो बॉटनेट होता है कंप्यूटरों का हानिकारक नेटवर्क। कंप्यूटरों का हानिकारक नेटवर्क क्या कहलाता है, ये आपका बॉटनेट कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराध से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। यदि आप साइबर अपराध से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, पासवर्ड साझा करना। क्या अपने पासवर्ड को किसी को बताना चाहिए, तो होगा गलत। पासवर्ड जो पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर का गलत। जैसे कि आपको कहीं पर भी फ्री का वाईफाई मिल जाता है और उसमें पासवर्ड नहीं लगा होता है तो आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा वाईफाई मिलता है जिसमें पासवर्ड नहीं है और फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं तो आपके डेटा के लिए बहुत खतरा हो सकता है, मीन्स आपका डेटा उससे लीक हो सकता है। क्योंकि
आप भी जानते हैं फ्री का वाईफाई कोई नहीं देता है। जब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का फायदा होता है तभी वो आपके साथ इस प्रकार की सेवाएं कर सकता है। मतलब कहने का जैसे आपके दोस्त के पास भी यदि खूब पर्याप्त मात्रा में नेट है और लेकिन आप जब उससे मंगाएंगे तभी वो आपको वाईफाई हॉटस्पॉट खोलेगा, तभी आप वाईफाई कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा आपको फ्री में कोई दे सकता है तो वो इसलिए देगा क्योंकि आपका वो डेटा को चुरा सकता है। इसलिए आपको फ्री का वाईफाई का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। यदि जब आपको ज़्यादा ही काम है और सिर्फ वो काम करना चाहिए फ्री के वाईफाई से, मीन्स कहने का मतलब है जो आपका पब्लिक है कहीं पर भी आप जा रहे हैं आपको फ्री का वाईफाई मिल गया तो इसमें चीज़ कहने का है कि उसका यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए या किसी प्रकार की अपनी साइबर सिक्योरिटी में नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का है साइबर अपराध से बचने के लिए आपको किस पब्लिक वाईफाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना भी है तो सिर्फ उतना कीजिए जो आपके बहुत ज़्यादा लिमिट का है। अगला ऑप्शन है अनजान लिंक पर क्लिक करना। यदि आप साइबर सुरक्षा से बचना चाहते हैं तो आपको अनजान लिंक पर क्लिक करना चाहिए। तो आंसर हो गलत। आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या कह सकते हैं जीमेल आईडी पर कोई भी एक ऐसी लिंक आती है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो आप किसी दोस्त ने भेजी है ना किसी ने भेजी है, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आपके इस लिंक पर क्लिक करने से भी आपका डेटा क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। इससे आप साइबर अपराध के बन सकते हैं। तो मिस कहने का मतलब है किसी भी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है आपका विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था साइबर अपराध से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, तो विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में कैप्चर का प्रयोग क्यों किया जाता है। कैप्चर है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कैप्चर का प्रयोग होता है इंसान और वोट्स में अंतर पहचानने के लिए। इंसान और वोट्स में अंतर पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है, कैप्चर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर ठगी की शिकायत कहाँ की जाती है। साइबर ठगी होती है आखिर इसकी शिकायत किस पोर्टल पर की जाती है। IRCTC पर, cybercrime.gov.in पर, UDI पर या डिजी लॉकर पर। तो जो साइबर ठगी होती है इसकी शिकायत कहाँ की जाती है। जैसे IRCTC होता है इसमें आपका रेलवे का सारा डेटा होता है, आप इसमें टिकट बुक या आने जाने का सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। UDI आधार से संबंधित इसमें सारी सेवाएं आपको UDI मिल जाएंगी। डिजी लॉकर में आप सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सबको रख सकते हैं। जो cybercrime.gov.in है इसमें आप साइबर ठगी की शिकायत कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा। जो सबसे सुरक्षित नेटवर्क है आखिर वो कौन सा है, पब्लिक वाईफाई, शेयर्ड नेटवर्क, VPN, LAN। तो सबसे सुरक्षित नेटवर्क होता है वो होता है आपका VPN। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पब्लिक कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद क्या करना चाहिए। यदि आप किसी कंप्यूटर पब्लिक कंप्यूटर पर कुछ भी चीज़ लॉगिन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उसको लॉग आउट कर देना चाहिए। आप जैसे आपका व्हाट्सअप है, आपने अपना व्हाट्सअप किसी कंप्यूटर में लॉगिन किया, कुछ देर आपने काम किया, तो आपको उसको तुरंत लॉगिन करना चाहिए, कर देना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा क्या हो किसी व्यक्ति के पास ना पहुँच सके। मतलब कहने का जैसे आपने किसी कंप्यूटर में अपना व्हाट्सअप स्कैन कर लिया और यदि उस व्यक्ति के पास भी रहेगा तो आपकी जो निजी जानकारी है वो उस पर तक भी पहुंचती रहेगी। आप कहीं भी अपना डेटा लॉगिन करें तो उसको लॉग आउट जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे अधिक साइबर हमले किस प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक साइबर हमले होते हैं आखिर ये किस प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर पर, फिशिंग पर, नेटवर्किंग पर या क्लाउड स्टोरेज पर। तो सबसे अधिक साइबर हमले किस पर होते हैं या किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं कि फिशिंग के माध्यम से आपको धोखा देने का काम किया जाता है। जैसे आपके पास कोई ईमेल आता है या किस प्रकार का कोई मैसेज आता है जिसमें आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताकर क्या करता है, आपको फिशिंग हो सकती है कि आपको मैसेज के जरिए धोखाधड़ी हो सकती है। सबसे ज़्यादा साइबर अपराध होते हैं, हमले किस प्रकार होते हैं, जो फिशिंग के जरिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में क्या उपयोग होते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है आखिर इसमें क्या प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी आँख, फिंगरप्रिंट और या आवाज़, ये आपके तीनों प्रयोग होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है। जो वाईफाई है इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए खुला नेटवर्क, पासवर्ड नहीं देना, WPA2 सुरक्षा या ऑप्शन डी मोबाइल नेटवर्क। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर बुलिंग किससे संबंधित। साइबर बुलिंग है आखिर ये किससे संबंधित है। जो साइबर बुलिंग है वह आपके ऑनलाइन उत्पीड़न से संबंधित है। किससे संबंधित है, जो साइबर बुलिंग है ये आपके ऑनलाइन उत्पीड़न से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है OTP का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो OTP है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड और ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये आपके प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग होता है। OTP किस लिए प्रयोग होता है, तो OTP प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या होती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, आखिर इसमें क्या होता है। तकनीकी हैकिंग, मानव मनोविज्ञान का दुरुपयोग, नेटवर्क क्रैश या वायरस भेजना। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या होता है, तो इसमें होता है मानव मनोविज्ञान का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है साइबर सुरक्षा में हॉनीपॉट क्या है। जो साइबर सुरक्षा होती है, आखिर इसमें हॉनीपॉट क्या होता है। जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें जो हॉनीपॉट होता है वह धोखेबाजों को फंसाने का सिस्टम होता है। क्या होता है, वो धोखेबाजों को फंसाने का सिस्टम होता है, उसको हॉनीपॉट कहते हैं। इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।